हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स एंड माय ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। इसी एहसास, यही थॉट, इसी विचार के साथ आपके साथ मैं आशीष, आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोल और दिमाग खोलकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो संपूर्ण रिवीजन सीरीज, इसका लेक्चर नंबर 2 मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। इसमें जो टॉपिक्स का नाम है उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। चूंकि जो लेक्चर नंबर पहला था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर देखिए। प्रकाश का परावर्तन आपके पास मौजूद है। इसके साथ उसमें प्रकाश के परावर्तन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बातें हम लोगों ने की थी, निश्चित ही उसी में से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और आगे जो टॉपिक्स है वो है प्रकाश का अपवर्तन, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि फिजिक्स एक फीलिंग का सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक अपने पूरे दैनिक जीवन का सब्जेक्ट है, तो इसको ना केवल पढ़ाई के माध्यम से बल्कि इसको दैनिक जीवन से जोड़कर देखिए तो निश्चित ही फिजिक्स आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें पढ़ने के लिए। इस तरीके को और इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं आपके साथ जो सीरीज लेके आ रहा हूं, इसका आनंद उठाइए और पढ़ते रहिए। चलिए, समय ना गवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक्स पर बात करते हैं। जो टॉपिक्स का पहला पॉइंट है वो है प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देन जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। जिस तरीके से परावर्तन के नियम जाने थे, सेम इसी तरीके से हम लोग अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है, एन का मान क्या होता है, ये कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन 4th नंबर में एन अपवर्तनांक सी क्या है आपका, ये क्रांतिक कोण बोलते हैं इसको, सी को क्रांतिक कोण बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां से आपको क्वेश्चन हो सकता है, देखने को मिल सकता है। क्रांतिक कोण ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट 5वां नंबर पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होगा, इसके बारे में भी बातें करेंगे। क्या शर्तें होती हैं इसके, क्या क्या पे हम लोग दैनिक जीवन में इसको देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्रिज्म क्या होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्णविक्षेपण क्या होता है, यहां पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, कौन कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन पर काम करती हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद लेंस पर बात करेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अभिसारी प्रकृति क्या होती है, अपसारी प्रकृति क्या होती है, लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने दर्पणों से प्रतिबिंब बनाए थे, सेम वही फ्लो, उसी तरीके से हम लोगों को वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है कि लेंस के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कहां पे रखेंगे, वस्तु कैसे कैसे बनेंगे। एफ वी यू वहां पर भी पढ़ा था, यहां पर भी पढ़ेंगे। चूंकि दर्पण था, अब क्या है, लेंस है, उसके बारे में जानेंगे। रेखीय आवर्धन वहां पर भी पढ़ा था, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। साथ में लेंस की क्षमता क्या होती है, पी से डिनोट करते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेंस के उपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली ये 15 टॉपिक्स यदि आप पढ़ लेते हो, देन आपका पेपर अगर प्रकाश के अपवर्तन से कुछ भी क्वेश्चन बनता है, देन आपका हो जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन से पहले चलते हैं अपने कैरेक्टर चिंटू के पास। ये रहे चिंटू, ठीक है, चिंटू ये रहे। चिंटू क्या कर रहे हैं, अभी गए कहां पे, स्विमिंग पूल में। अभी स्विमिंग पूल में गए, चिंटू अभी नहाया नहीं है, खड़े हुए थे। चिंटू ने यह देखा कि जब हम वायु में खड़े हुए हैं, एयर में खड़े हुए हैं, तो हम आसानी से चल पा रहे हैं। जब चिंटू ने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, तब चिंटू से कहा कि आप वहां पर दौड़ो, तो क्या चिंटू दौड़ पा रहे हैं, नहीं दौड़ पा रहे हैं। इससे चिंटू का दिमाग क्लिक किया कि जब हम वायु में थे तो आसानी से चल पा रहे थे, जबकि हम पानी में गए तो हम फिर आसानी से नहीं चल पा रहे, अर्थात हमारी स्पीड में परिवर्तन आया कि नहीं। ओके, इसी तरीके से सेम प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या सर, प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी 2। जिस तरीके से चिंटू ने पहला माध्यम एयर लिया था, दूसरा माध्यम वाटर लिया था, मतलब पहले मीडियम में चिंटू कहां पे थे, एयर में, दूसरे माध्यम में चिंटू कहां पहुंचे, आपका वाटर में। सेम यहां पर प्रकाश के अपवर्तन में घटना देखने को मिलेगी। आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी 2। पहला माध्यम आपके लिए जो होगा उसको कहेंगे विरल, क्या कहेंगे, विरल। दूसरा माध्यम जो होगा उसको हम कहेंगे सघन माध्यम। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। विरल माध्यम का मतलब वायु, अगर वायु विरल है तो यहां पर जो कांच होगा या पानी होगा वो आपका सघन माध्यम होगा, अर्थात जिसका अब जो विरल और सघन माध्यम से कहने का मतलब है कंपैरिजन में कौन सी चीज सघन है। जैसे वायु और कांच में देखेंगे तो वायु कैसी है, विरल है, और कांच क्या है, सघन है। अब हम कांच की जगह पे मान के चलिए यहां पर हम पानी ले लें, क्या ले लें, पानी, और यहां पे हम कांच लें,
ठीक है ना। तो जो पानी है वो आपका क्या होगा, विरल माध्यम होगा, और जो कांच है वो आपका क्या होगा, सघन माध्यम होगा। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से विरल और सघन माध्यम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती है वो माध्यमों पर निर्भर करती है, अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन आता है। चिंटू पानी, हवा से पानी में गए थे तो उनके वेग में परिवर्तन, उनके स्पीड में परिवर्तन आया था। सेम यहाँ पे जब कोई प्रकाश की किरण क्या हो, एक माध्यम है, ये मान के चलिए आपके पास एयर है, और ये मान के चलिए आपके पास वाटर है। एक माध्यम से कहाँ जाना है, दूसरे माध्यम में जाना है आपको, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो एक माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में चेंजेशन आ जाता है, यानी कि वो अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है। क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात देखेंगे कैसे, ये अगर वायु है, ये वाटर मान लिया इस तरीके से हमने, तो ये आपका कौन सा माध्यम हो गया, ये हो गया आपका माध्यम विरल। कौन सा माध्यम कहेंगे, विरल। ये कौन सा होगा, सघन। इतनी बातें क्लियर है। वायु अगर कभी कंफ्यूज हो तो बी से पकड़ लेना, वायु, एयर, और सघन वाटर। ओके ठीक है। वी से आप एयर पकड़ लेंगे, यानी कि वी से वायु को पकड़ लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक दूसरा जो होगा वो सघन माध्यम होने वाला है। ठीक है ना। ठीक, यहां से हमने क्या किया, कोई प्रकाश की किरण भेजी, ये आई। अब चूंकि ये जो माध्यम है, ये जो भी माध्यम होगा वो पारदर्शी माध्यम होगा, ये बात क्लियर ध्यान रखना। ये जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, पारदर्शी। अर्थात जो अपवर्तन की घटना होती है वो पारदर्शी चीजों में होती है। आप कहो सर यहाँ पर अगर समतल पृष्ठ बना दें हम तो वहां पर फिर घटना आपको अपवर्तन नहीं मिलेगी, वो घटना कौन सी होगी, परावर्तन की। यानी कि कहने का मतलब है जो प्रकाश की किरण आएगी वो क्या होगी, अंदर चली जाएगी, मतलब यहां से टकराकर रिटर्न नहीं लौटेगी बल्कि उसके अंदर चली जाएगी, तभी प्रकाश की अपवर्तन की घटना हो सकती है। प्रकाश आया कहां से, विरल से सघन की ओर, ये नॉर्मल है। तो ये इसमें ये मतलब होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात ऐसे जाना चाहिए था उसको, तो ऐसे ना जाके इसकी ओर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या लिखेंगे, बहुत सरल। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो प्रकाश का अपवर्तन जब भी आएगा आप प्रकाश के अपवर्तन की बात लिख देना और ये डायग्राम बना देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल के पास में झुकेगी। दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, अगर प्रकाश की किरण क्या हो, आपकी प्रकाश की किरण जो सघन से कहां जाए, विरल में जाए। सर पानी से चिंटू बाहर भी तो आ सकते हैं कि नहीं, तो पानी से जब बाहर आएंगे चिंटू तो उनके लिए क्या होगा, देखते हैं। ये पानी भरा, ये रहा, ठीक है। यहां से प्रकाश की किरण क्या हुई, ये प्रकाश की किरण आपका यहां से ये प्रकाश की किरण आई, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर हट जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है अपवर्तन के लिए कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो जो नॉर्मल है उससे दूर हट जाती है। ये बात आपको दिमाग में क्लिक करनी है जब भी अपवर्तन की बात हो, कि अगर विरल माध्यम से सघन में जाएगी अभिलंब के पास में आएगी, यानी कि अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। ये होती है अपवर्तन की घटना। माध्यम समझ में आ गया। ओके, आगे बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे, सेम यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम ये कहता है कि आप आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और चूंकि अंदर जा रही है तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन हो रहा है तो यहां पे इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण। क्या नाम होगा, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और जो नॉर्मल है वो एक तल में मिल रहा कि नहीं मिल रहा, बोलो, मिल रहा। तो अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ऐसे बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट लॉ। बोलते हैं कि नहीं, कल आपने पढ़ा था आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण सर, आपतन कोण। ओके, इसके बाद दूसरी बात, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण आर। इतनी बातें क्लियर है। दूसरा नियम इंपोर्टेंट, बेहद इंपोर्टेंट। दूसरा नियम क्या है अपवर्तन का, वो ये कहता है, दूसरा सेकंड लॉ ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण है तो मतलब आई। ओके, देन
अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या आई हो गया, अपवर्तन कोण जो है ज्या जब भी लिखेंगे तो साइन लिखेंगे, अपवर्तन मतलब आर, अपवर्तन कोण की ज्या हमेशा एक नियतांक होती है। क्या होती है? नियतांक। ओके, क्या होता है? नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं? नियतांक को प्रदर्शित करते हैं एन से। ये आपका है स्नेल का नियम। कौन सा नियम? ये स्नेल का नियम। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं? देन आपको लिखना है कि जब भी अपवर्तन में प्रकाश कोण की ज्या, प्रकाश कोण के अपवर्तन कोण की ज्या, किसकी? अपवर्तन कोण की ज्या। नो बेटा, गलती मत कर देना। आई है मतलब आपतन कोण की ज्या। कहने का ये मतलब है कि आपतन कोण आई की ज्या, अपवर्तन कोण आर की ज्या के अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपवर्तनांक की। किसकी? अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? इसके लिए अपवर्तनांक जानने से पहले हम जानते हैं माध्यम को जानने के लिए हमें क्या करना होगा। इसको प्रदर्शित हम लोग जनरली करते हैं एन से। ठीक है, एन से एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, एन बराबर सी अपॉन वी। क्या होता है? सी अपॉन वी। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि सी हम लोग जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी है आपकी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। वी क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मीडियम में। और ये क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो हम कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कभी निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात आती है तो उसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं अनुपातों का। इस तरीके से जो अपवर्तनांक होता है वो आपके सामने निकल के आ जाता है। ओके, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इससे भी आपको क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। एन बराबर सी अपॉन वी। न्यूमेरिकल में कभी पूछ ले, कभी वो कहेंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में इतनी है और आपका किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है, तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा। देन आप ये फॉर्मूला रख के आंसर निकाल सकते हैं। एन और सी को जानने से पहले हम लोग चलते हैं क्रांतिक कोण पर। किस पर चलते हैं? क्रांतिक कोण सी। सी क्या है? क्रांतिक कोण। इस पर बात करते हैं। ये क्या होता है सर? क्रांतिक कोण जब भी बात करेंगे तो अपवर्तन की घटना देखने को मिलेगी। अपवर्तन की घटना देखने के लिए सर हमें चलना होगा हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। कहां चलेंगे? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। सघन माध्यम से जब भी विरल माध्यम में जाते हैं, सर ने अभी बताया है, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। हट रही कि नहीं? यहां पर आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर। अब क्या करें? हम इसको थोड़ा सा झुका दें। अगर दूसरी कंडीशन में हम क्या करें? इस किरण को थोड़ा झुका दें, यानी कि आई का मान बढ़ा दें, तो ये जो अपवर्तन कोण का मान भी कुछ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। इसी तरीके से और झुका दें इसको आई को, तो क्या होगा? इस तरीके से ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये वाला जो आर का मान हो रहा है वो कितना हो रहा? 90 हो रहा। मतलब अगर आई का मान हम लोग बढ़ा रहे हैं तो आर का मान क्या हो रहा? 90 हो रहा। तो ये क्रांतिक जो कोण होता है वो जो आई है वही होता है। आई बराबर सी बन जाता है जब आर का मान 90 हो जाता है। ठीक है ना? अर्थात क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या बनी? बड़ी सरल। ये कहती है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण का मान यदि अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 19 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति में सघन माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनता है उसको कहते हैं क्रांतिक कोण सी। ठीक है, क्रांतिक कोण सी मतलब डेफिनेशन, सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 19 डिग्री होता है, उसको कहते हैं क्या? आपका क्रांतिक कोण। इतनी बातें क्लियर होंगी। देन बात करते हैं एन और सी में रिलेशन क्या होता है। एन और सी के रिलेशन के लिए हम लोग चलते हैं स्नेल के नियम पर। स्नेल का नियम कुछ इस तरीके से था, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है नहीं? ठीक है। अब चूंकि अपवर्तन की क्रांतिक कोण की घटना हो रही है तो क्रांतिक कोण की घटना में एन तो एन रहेगा, साइन आई की जगह पे हो जाएगा सर सी, और साइन आर कितना बन रहा? 19 डिग्री बन रहा। बोलो ठीक है, बन रहा सर। एन बराबर साइन सी का साइन सी, साइन 90 का मान बन होता कि नहीं। अगर हम ये अपवर्तनांक एन 2 ले लें या इसको हम 2 ले लें, क्या ले लें? 2 तो 1 जब हम निकालते हैं तो इसका रिवर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन सी आ जाएगा। ये 1 2 क्या है? पहले माध्यम में दूसरे का अपवर्तनांक,
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होता है ये, ठीक है। 1 and 2 क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये एन और सी में आपका रिलेशन आ जाता है यहां से। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इससे रिलेटेड है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब कोई अपवर्तन की घटना होती है तो एक स्थिति ऐसी बनती है जब कोई प्रकाश की किरण कहां से, सघन माध्यम से कहां जाए, विरल माध्यम में जाए। सघन माध्यम से हमेशा विरल माध्यम में जानी चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर घटना करानी है। तो आपने क्या किया, एक स्थिति ये अभी यार आप पढ़ के आए कि अगर ज्यादा कोण सर आई हो जाएगा तो उसके लिए मान के चलिए ये 19 डिग्री हो गया। अब थोड़ा सा और बढ़ा दें, अगर हम इसको क्या करें, थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये वाली घटना कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि नहीं देगी, आपको बोलो दिखाई देगी। अर्थात कहने का ये मतलब है जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और विरल माध्यम में न जाके उसका संपूर्ण परावर्तन होने लगे, क्या होने लगे, संपूर्ण परावर्तन होने लगे, तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतनी बातें क्लियर है, आई थिंक इतनी बातें क्लियर होंगी, ओके। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर अगर हैं तो थम्स अप करके बताइए हमें, ओके ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको क्या करना होगा, दो बातें याद रखनी है। पहली, हमेशा किरण को सघन से विरल में भेजना है। कहां, सघन से कहां भेजना है, विरल में, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है, ठीक है। और जो आई का मान है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो घटना आपके सामने हो सकती है। इतनी बातें क्लियर है। सरल से विरल में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी कि जो आपतन कोण है आई, उसका मान जो क्रांतिक कोण सी बन रहा था उससे क्या सा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए आपको जो दैनिक जीवन में ये चीजें देखने को कहां कहां मिलती है, चलो देखते हैं। जब हम क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, आपने देखा होगा कभी कभी बाल्टी में जब हम लोग कोई पेंसिल्स वगैरह डालते हैं, कांच की जो ग्लास है उसमें पेंसिल डालते हो तो पेंसिल हमें थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई देती है, वो घटना आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहां कहां पर होती है, तो आपको ये वाली चीज वहां पर क्लिक कर देनी है। रेगिस्तान में जो मरीचिकाएं बनती हैं उसमें भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है, ओके। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का समझ गए कहां कहां पे उपयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिज्म पर। किस पर, प्रिज्म पर। प्रिज्म क्या होता है, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म ये होता है, चलो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं प्रिज्म कैसा होता है देखने में। इस तरीके का होता है प्रिज्म, दिख रहा है ये, ठीक है। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं, 2 2 4 1 5 फलक होते हैं इसमें, ठीक है ना। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म को हम जब 3 डायग्राम में देखते हैं तो ये होता है, लेकिन हम जब 2 डायग्राम बनाते हैं, इसके 2D डायग्राम बनाते हैं तो हमें ऐसे बना लेते हैं जनरली इसको, इस तरीके से। और इसके जो पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक होने का मतलब है इनमें अपवर्तन की घटना आसानी से हो सकती है। यहां से प्रकाश जाएगा तो अंदर अपवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म में क्या होते हैं, ये प्रिज्म की घटना देखने को हमें जब मिलती है, इसमें प्रकाश की किरण गई, ये आपका नॉर्मल हो गया। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम सघन में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये झुक गई, ये सीधी गई। अब ये कांच में चल रही है, कांच से आप क्या वायु में जाना है तो यहां से नॉर्मल खींचते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इतनी बात क्लियर है। यहां से आगे जाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये आपका बनता है सिग्मा, ये आपका है प्रिज्म कोण। यहां पर जो बनता है आपका आई, ये जो बनता है वो बनता है आर। ये आपका हो गया प्रिज्म। आपतित किरण जाएगी, किसी ना किसी कोण पर झुकेगी, उसे बोलेंगे आपतन कोण। बाहर निकल जाएगी, इसे परावर्तन कोण बोलेंगे। और जो प्रिज्म कोण होता है वो ऊपर बनता है, और जो होता है विचलन कोण, कितनी जो किरण है वो विचलित हुई है, इसको बोलते हैं आपका सिग्मा, ओके। इतनी बातें क्लियर है, प्रिज्म समझ में आ गया। नेक्स्ट बात आती है जो इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का, प्रिज्म के द्वारा क्या, वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म के द्वारा क्या, वर्ण, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। प्रिज्म के द्वारा क्या करना है, प्रकाश, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करना है। अर्थात रेनबो देखा है ना कभी बनते हुए, वो आपका यही है। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है, जब हम प्रिज्म में से, ये प्रिज्म रहा, इसमें जब कोई प्रकाश की श्वेत किरण डालते हैं, कैसी किरण, श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं, तो ये क्या करती है, डाइवर्ट होकर अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। 1 2 3 4 5
6 7, इस तरीके से 7 रंगों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये जो घटना होती है, नीचे से हम जब इसमें लिखते हैं तो जो पहली वाली किरण होती है इसको हम लिखते हैं वी से, जो नीचे वाली है, नीचे आई बिब ग्योर GYOR। इसका मतलब क्या है सर, वी मतलब वायलेट, वी मतलब वायलेट यानी कि बैगनी, आई मतलब इंडिगो, क्या होता है इंडिगो, वी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। ठीक है ना, मतलब ये जो 7 किरणें निकली, एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। इस घटना को बोलते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और जो यहां पर 7 किरणें मिलती हैं इसको आप बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या नाम देते हैं इसको, स्पेक्ट्रम बनता है। ये क्या बनता है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या बनता है, ये स्पेक्ट्रम बनता है। ओके, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कि बट जाती है। इसको बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, और इसमें जो बनते हैं, जो कलर्स निकलते हैं उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहां पर से जो क्वेश्चन बनता है उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ये आर है, ठीक है, ये आपका ऑरेंज है, ये आपका येलो है, ये आपका ग्रीन है, ये आपका ब्लू है, ये आपका इंडिगो है, ये आपका बैगनी है यानी कि वायलेट है। तो सबसे कम विचलन किसका हुआ, आर का। सबसे ज्यादा विचलन देखेंगे तो बैगनी का हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पूछते हैं क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे अधिक विचलन किसका हुआ, विचलन अगर पूछेंगे सबसे ज्यादा किसका, तो बैगनी का। ठीक है, उसके बाद आपका जो रहेगा इंडिगो का। सबसे कम विचलन पूछे, सबसे ज्यादा है ये बी का, क्या सबसे ज्यादा विचलन हुआ। और सबसे कम पूछे तो रेड का। और तरंगदैर्घ्य पूछे कभी, क्या पूछे, तरंगदैर्घ्य, जो तरंगदैर्घ्य वो आपसे पूछे कभी कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो रेड की होती है। 2 क्वेश्चन पूछेंगे वो, विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी का, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा रेड की, सबसे कम विचलन आर का, सबसे आपकी सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होगी वो किसकी होगी, आपकी वायलेट की। इतनी बातें क्लियर हुई। ठीक है, यहां से 2-3 क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। स्पेक्ट्रम हो गया, वर्ण विक्षेपण की घटना हो गई। ठीक है ना, इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ओके ना, नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जब हम कमरे में बैठे होते हैं और रोशनदान से जो आपकी रोशनी आ रही होती है तो वो हमें उसमें जो कण होते हैं वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण आ रही होती है तो हमें ये दिखता है, जब कोई सीधी प्रकाश किरण तो उसमें जो कण होते हैं वो हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इस घटना को बोलते हैं आपका क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाती है तो जो माध्यम के कण होते हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इतनी बातें क्लियर है। लेंस की बात करते हैं। आज का वीडियो अगर लंबा ना हो तो हम नेक्स्ट आपका जो सामने वीडियो लाएंगे उसमें लेंस की बातें करेंगे, लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल उत्तल लेंस से, यूवी अप में, और इसमें रिलेशन। हो सकता है मैं आपको शाम तक ये वाला वीडियो प्रोवाइड करा दूं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ रही है और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चों को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये वाला वीडियो आपके सामने नेक्स्ट पोर्शन में लेके आऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। देखते रहिए, मैं आपके साथ हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारियों को मजबूत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।